हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन जो है पदार्थों का वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एटम, परमाणु। इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर क्या क्या थ्योरी आई एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सारे थ्योरी मैं अभी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु क्या है। तो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण, पदार्थ का मूलभूत कण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मूलभूत कण, सूक्ष्म कण या फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, इसी को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, एटम कहेंगे, परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। परमाणु शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो महर्षि कणाद ने भारत में बताया था, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है, इसीलिए हम कणाद के नाम नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में हमें बताया था जॉन डाल्टन ने। कौन बताए थे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बताया, इसीलिए इन्हें फादर कहा जाता है। किसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का पिता किसे कहा जाता है? परमाणु संरचना का पिता किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। परमाणु संरचना का पिता किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। ठीक है। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था दोस्तों? जॉन डाल्टन ने बताया था, ये सबसे पहले परमाणु शब्द दिए। ठीक है। इन्होंने बोला कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। कौन बोला? जॉन डाल्टन ने बोला। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में परमाणु को, एटम को तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल, तीन मूल कणों में विभाजित किया गया। थ्री फंडामेंटल पार्टिकल में तोड़ा गया। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डाल्टन का थ्योरी यहाँ पे क्या हो गया? फेल हो गया। डाल्टन थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। डाल्टन ने बोला था एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम तो डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। डाल्टन थ्योरी खत्म हो गया। डाल्टन के बाद थ्योरी आया दोस्तों जे जे थॉमसन का। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। अभी दोस्तों मैं आपको रफ स्केच बता रहा हूं कि एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ। एटम के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया। उन्होंने बता दिया कि एटम को, एटम ही जो है सबसे मूल कण है, सूक्ष्म कण है किसी भी पदार्थ का। लेकिन डाल्टन ने बोला कि एटम को अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में एटम तीन सब पार्टिकल्स यानी तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में टूट गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है। थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने दोस्तों जे जे थॉमसन ने 1904 में अपना थ्योरी कब दिया था? 1904 में। इन्होंने क्या बताया कि
परमाणु क्या है? परमाणु जो है एक पदार्थ का क्या है? पॉजिटिव चार्ज का गोला है। परमाणु क्या है? पॉजिटिव चार्ज का गोला है। ठीक है, परमाणु क्या है? ये दोस्तों, ये परमाणु जो है ये पॉजिटिव चार्ज का क्या है? गोला है। ये परमाणु हो गया। ये क्या है? परमाणु जो है पॉजिटिव चार्ज का क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, धन आवेशित पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? धन आवेश बोल सकते हैं, धन आवेश। इन्होंने क्या बोला कि एटम जो है, परमाणु जो है वो धन आवेश का क्या है? एक गोला है। क्या है? गोला है। और इसी धन आवेश में निगेटिव चार्ज जो है, ऋण आवेश जो है धसे होते हैं। ऋण आवेश क्या होते हैं? धसे होते हैं। ये ऋण आवेश है, ये निगेटिव चार्ज है। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होता है? धसा होता है। यही बताया था थॉमसन ने। इन्होंने दोस्तों रेड पार्ट की तुलना, ये पूरे गोले की तुलना वाटरमेलन से की, तरबूज से की। किससे की? तरबूज से की। इसीलिए इनके मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि परमाणु जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। परमाणु जो है धन आवेश का एक गोला है और इसके अंदर ऋण आवेश धसा हुआ होता है, इंबेडेड होता है। इन्होंने ये बात बताया। ठीक है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो थॉमसन का थ्योरी ने डाल्टन की थ्योरी को क्या किया? खत्म कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, परमाणु का एक और एक भाग मिल गया। क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए डाल्टन थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। तो जे थॉमसन ने क्या बोला? जे थॉमसन ने बोला कि एटम जो है धन आवेश का एक गोला है और ऋण आवेश जो है इसके अंदर धसे हुए होते हैं। यही जे थॉमसन का मॉडल था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लाल पार्ट का तुलना तरबूज से किया, तरबूज का जो गुदा होता है उससे किया। रेड पार्ट को इन्होंने क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज बोला। रेड पार्ट को क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज। और तरबूज के अंदर का जो बीज होता है, ये बीज जो है इसे इन्होंने निगेटिव चार्ज बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थॉमसन का लिमिटेशन क्या क्या था, कमी क्या क्या था। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया वो कमी का क्या क्या था? दोस्तों, जे थॉमसन की कमी क्या क्या थी? सबसे पहला इनका लिमिटेशन जो था, कमी जो था, ये एग्जाम में आते हैं। लिमिटेशन जो था जे थॉमसन का, पहला लिमिटेशन था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे रहेंगे, एक साथ कैसे रह सकते हैं। पहला लिमिटेशन। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ कभी रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? अपोजिट है। जब चार्ज अपोजिट हो तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और इस स्थिति में क्या होगा? एटम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे रह सकता है, इसीलिए इनका मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाए। इसके बाद रदरफोर्ड आए। कौन साइंटिस्ट आए? रदरफोर्ड। कब आए? 1911 में। हिंदी में भी सेम नाम है दोस्तों, रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अल्फा गोल्ड फॉइल लिया। क्या लिया? ये गोल्ड फॉइल लिया, सोने का एक
क्या लिया, पत्थर लिया, गोल्ड फॉयल, सोने का पत्थर लिया, और इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया, अल्फा पार्टिकल का क्या किया, बम्बार्डिंग किया, यानी अल्फा पार्टिकल का क्या किया, बौछार किया। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं, इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं निकल गए, ऐसे साइड से निकल गए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट हो गई, ऐसे डेविएट हो गया, ये वाला ऐसे डेविएट हो गया, ये वाला ऐसे डेविएट हो गया, ये ऐसे डेविएट, कुछ एंगल से डेविएट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ दोस्तों, ये अपने स्थान पे वापस आ गई, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, अपने स्थान पे वापस आ गई, ठीक है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, सबसे पहला इन्होंने कंक्लूजन निकाला किसके अनुसार, कि अल्फा किरणें आर पार हो गई, आर पार हो गई यानी परमाणु के अंदर स्पेस जो है वो खाली है, अधिकांश भाग क्या है, खाली है, इम्पटी है, अधिकांश भाग क्या है, इम्पटी है। पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला, परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। दूसरा कंक्लूजन इन्होंने निकाला, कुछ अल्फा किरणें बीच भाग से विचलित हो रहे थे, यानी ऐसे जा रहा था और कुछ एंगल से क्या हो गया था, डेविएट हो जा रहा था, यानी परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो डेविएट हो रहा है यानी दूर भाग रहा है, यानी रिपेल हो रहा है। तो लाइक चार्जेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सेम चार्ज होगा, तो परमाणु के अंदर सेम पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है। अगर निगेटिव चार्ज हो रहता तो ये क्या करता, अपने तरफ खींच लेता अल्फा पार्टिकल्स को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा कंक्लूजन हो गया। तीसरा कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला, तीसरा कंक्लूजन निकाला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है अपने भाग पे वापस आ गए, जैसे थे वैसे आ गए, यानी परमाणु के मध्य भाग जो है वो क्या है, ठोस है, सॉलिड है, और क्या है, ठोस है, सॉलिड है, जिन्हें जिन्हें इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो न्यूक्लियस का खोज कैसे किसे जाता है, रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है। तो इन्होंने तीन कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड का जो पोस्टुलेट था उसके बारे में, थोड़ा पूरे डिटेल्स में बात कर देते हैं। इन्होंने बोला कि एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। हमें शेप मालूम चल गया, कैसा शेप है, स्फेरिकल, गोलाकार। कौन बताया था, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का शेप कैसा है, गोलाकार है, ठीक है। ऑर्डर कितना है साइज का, 10 के पावर -10, यानी एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या है, 10 के पावर -10, यानी एटॉमिक साइज को हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। शेप तो हमें पता चल गया। अब शेप के बाद हम क्या बात करेंगे, अब देखिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, होल मास, पूरा मास जो है एटम का वो सेंटर में होता है। एटम का पूरा मास कहाँ होता है, सेंटर में होता है। एटम का पूरा मास कहाँ होता है, पूरा मास जो है, पूरा द्रव्यमान जो है एटम का, पूरा द्रव्यमान वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, जिसे इन्होंने कोशिका का नाम दिया, कोशिका नाम दिया। और तीसरा इन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों ओर, क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये तीन बातें उन्होंने बताई। और न्यूक्लियस का साइज क्या बताया, 10 के पावर -15 मीटर, इस ऑर्डर में उन्होंने साइज बताया, ठीक है।
तो दोस्तों एटॉमिक साइज जो है वो न्यूक्लियस के साइज से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं इनका नियम फेल कैसे हो गए, इनके नियम की कमी क्या क्या थी, लिमिटेशन क्या क्या था। तो दोस्तों पहला लिमिटेशन यही था कि इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, स्टेबिलिटी स्थिरता के बारे में कुछ नहीं बताया। कैसे दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, कौन साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो ऊर्जा का क्या करता है, लॉस करता है, ऊर्जा का क्या करता है, लॉस करता है। और एक ऐसा समय आता है जब उसका ऊर्जा जीरो हो जाता है, ऊर्जा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उस पदार्थ का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। तो मैक्सवेल का रदरफोर्ड से क्या संबंध है, तो दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन एटम का आकार जो है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये पूछा उनसे कि जब आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है स्फेयर के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो एनर्जी को लॉस करेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब उसका एनर्जी जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उनका थ्योरी फेल हो गया। तो रदरफोर्ड क्या बता पाए हमें, केवल न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस का खोज हो चुका है अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपको, एटम खोज हो चुका है। एटम का खोज किसने किया था, परमाणु। परमाणु का खोज किसने किया, डाल्टन ने किया। यहाँ तक हम पढ़े, अभी तक ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एटम, डाल्टन ने बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यही सबसे छोटा कण है, लेकिन थॉमसन साहब आए और थॉमसन साहब ने बोला कि एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, थॉमसन ने ये बता दिया। उसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ठीक है। तो जे थॉमसन का थ्योरी हम जान गए, रदरफोर्ड का थ्योरी जान गए, रदरफोर्ड का फेलियर क्यों हुआ ये भी जान गए। उसके बाद दोस्तों आए नील्स बोर, नील्स बोर, इन्होंने क्या बोला, तो अब हम पढ़ते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर का मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल होगा दोस्तों टाइटल। तो बोर ने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि परमाणु का नाभिक जो है वो सेंटर में होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है, मध्य में होता है, सेंटर में होता है। क्या होता है सेंटर में, नाभिक। परमाणु का नाभिक कहाँ होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कंसेप्ट क्या वो दिया, दूसरा कंसेप्ट इन्होंने दिया कि परमाणु का नाभिक सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, द्वितीय कक्षा पे। उसके बाद इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वे कोई एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने मूल कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मूल कक्षा। इन्होंने जो पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है उसे इन्होंने कक्षा का नाम दिया, किस नाम से भी नाम दिया, कक्ष का नाम दिया, ऑर्बिट का नाम दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला
कि एटम के अंदर विभिन्न तरह के ऑर्बिट होते हैं, कक्ष होते हैं, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। जैसे इन्होंने क्या बताया दोस्तों, उन्होंने क्या बोला, बोर्स ने क्या बोला, नील बोर ने क्या बोला कि एटम जो है परमाणु जो है, परमाणु के अंदर जो वृत्तीय पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, वृत्तीय रास्ता जो होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसे हम इन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया। किसका नाम दिया, ऑर्बिट, कक्ष का नाम दिया। ठीक है, और उन्होंने कक्ष का नाम दिया, इन्होंने पहले कक्ष को के नाम दिया, दूसरे कक्ष को एल नाम दिया, तीसरे कक्ष को एम नाम दिया और चौथे कक्ष को एन नाम दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। और इसके अंदर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो वे क्या बोले कि जब इलेक्ट्रॉन जो है मूल कक्षा में चक्कर लगाएगा, अपने मूल कक्षा यानी के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, तो वो कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा ह्रास नहीं होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो कोई एनर्जी का ह्रास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया, मूल कक्षा में कोई एनर्जी का ह्रास नहीं होगा, मूल कक्ष में नो लॉस, कोई ह्रास नहीं होगा एनर्जी का। ठीक है, मैक्सवेल का थ्योरी पास हो गया यहाँ पे। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था कि जब सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी का लॉस करेगा और क्या होगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा और परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमाणु के अंदर जो सर्कुलर पाथ जो है उन्होंने बोला कि अलग अलग पाथ है, सबका एनर्जी फिक्स है, अलग अलग है। और जब इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा में, अपने मूल कक्ष में ट्रेवल करेगा तो वो कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि एनर्जी का लॉस तब तक नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा, ऑर्बिट को बदलेगा नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है के से एम तक जाएगा, यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा। लो से हाई कैसे, ये देखिए यहाँ पे, सबसे कम एनर्जी किसका है, के का है, उसके बाद एल का, एम का, सबसे ज्यादा एन का। अब इससे आगे भी जाएंगे तो ओ आता। तो उन्होंने बोला कि एनर्जी का लॉस तब तक नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉन जो है अपने मूल कक्षा को नहीं छोड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है के से एम की तरफ जाएगा, के से एम की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी एनर्जी को देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, ना कि वो लॉस करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो है एम से के की तरफ जाएगा, हाई से लो एनर्जी की तरफ जाएगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी एनर्जी का क्या होगा, लॉस करेगा। ठीक है, एनर्जी का ह्रास होगा। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने यही दो नियम बताया। ठीक है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। और उन्होंने बोला कि जब एम से के में जाएगा, एम से के में यानी हाई से लो में जाएगा, उच्च से निम्न में जाएगा, हाई से लो एनर्जी में जाएगा, तो एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। अब आप समझ गए बोल्स का एटॉमिक मॉडल। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, नील्स बोर ने जो ऑर्बिट बताया, अब देखिए, अब हम एटम को रिप्रेजेंट करेंगे कि एटम कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट के, ये हो गया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन ऑर्बिट। उन्होंने बोला कि किसी ऑर्बिट में, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो मैक्सिमम होता है 2n² के। कितना? 2n² के। अगर के ऑर्बिट का बात करें तो के बराबर हो जाएगा 2 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। उसी तरह ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक के हो गया, एक मिनट एक मिनट, उन्होंने बोला कि ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n² होगा। कितना होगा? 2n²। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट के, ये सेकेंड ऑर्बिट एल, ये थर्ड ऑर्बिट एम, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट एन। तो के में कितना होगा? 2 × 1 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 2 × 2 का स्क्वायर, ये 8 हो गया। यानी सेकेंड ऑर्बिट एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह थर्ड ऑर्बिट 2 × 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। यानी सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। उसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 2 × 16, यानी यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे से फोर्थ ऑर्बिट में। उसी तरह आपसे 5 ऑर्बिट में पूछेगा तो 2 × 5 का स्क्वायर, यानी 2 × 25 बराबर 50 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया दोस्तों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे। ठीक है, अब हम एटम की बात करें तो कोई भी एटम जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये देखिए। ठीक दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट के। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट के, ये हो गया एल और ये हो गया न्यूक्लियस, नाभिक एटम का। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रह गए। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 मैक्सिमम, 2, ये 4, ये 6 और ये 2, 8। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा? ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे? निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को बांधने का काम कौन करता है? ये करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दोनों के बीच, ठीक है, जिसके कारण दोनों क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। और इन्हें घुमाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो घूमता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। किसके कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिक्रिया अभि ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ठीक है। तो दोनों आपको याद हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच रहेगा, और इलेक्ट्रॉन घूमता किसके कारण है, तो सेंटर जो है, न्यूक्लियस जो है, इसको कौन सा बल प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, हमारा एटम हो गया, परमाणु हो गया, ये क्या हो गया, परमाणु हो गया। इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन हो गए, किन फंडामेंटल कौन 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 हो गए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, दूसरा हो गया प्रोटॉन, और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन पे होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻27 के कूलम, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। तो दोस्तों यहां से आप क्या समझे कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन उसका नेचर जो है अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, मास जो है प्रोटॉन का, वो मास जो है न्यूट्रॉन का, दोनों बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रतिकण। ये तो हो गए मूल कण, प्रतिकण क्या होते हैं, एटम का प्रतिकण भी होता है एंटी पार्टिकल। दोस्तों प्रतिकण वैसा कण होता है, दो स्वभाव के विपरीत कण को प्रतिकण कहते हैं। दो स्वभाव के विपरीत कण को प्रतिकण कहते हैं। दोस्तों दो पार्टिकल, दो कण है, मान लीजिए ए है और बी है, तो दोनों का ए टू जेड क्या होगा, सेम होगा। ए टू जेड नेचर, गुण गुण क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। केवल एक गुण इन दोनों में अंतर होगा, वो है चार्ज का, आवेश अलग अलग होगा, आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वैसे पार्टिकल को क्या कहेंगे, प्रतिकण, कि इसका वो क्या है, प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। यानी दो ऐसे कण जिनका सारा गुण समान हो, लेकिन उनका आवेश जो है, चार्ज जो है अलग अलग हो, एक पे निगेटिव हो तो दूसरा पे कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो वैसे दोनों कण को क्या कहेंगे, प्रतिकण कहेंगे, कि वे उसका क्या है, प्रतिकण है, ठीक है। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉन है और एक कण है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, सेम होगा इसका भी, ठीक है।
मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है सारा नेचर सेम होगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आवेश होगा, धन आवेश होगा। यही अंतर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, प्रतिकण हुए, एंटी पार्टिकल हुए, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है और इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दोस्तों जब दो एंटी पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और वहां पे एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। वहां पे एनर्जी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, निकलता है, एनर्जी निकलता है। जब दोनों टकराएंगे तो एनर्जी तो निकलेगा ना। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, इधर हम लिखते हैं पार्टिकल, कण, और इधर लिखते हैं एंटी पार्टिकल। एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना है प्रतिकण। पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैं आपको अभी बता चुका हूं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है पॉजिट्रॉन। इस पे चार्ज कैसा होगा, निगेटिव, तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं प्रोटॉन का। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो इसका एंटी पार्टिकल जो होगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, उसे हम एंटी प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंटी 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 प्रोटॉन। ठीक है, उसी तरह न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिनो एक होता है दोस्तों, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और एंटी न्यूट्रिनो पे भी निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज अलग अलग होगा। तो न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होगा तो एंटी न्यूट्रिनो पे निगेटिव चार्ज कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो चार्ज होगा। ठीक है, न्यूट्रिनो पे भी न्यूट्रल चार्ज होता है तो इसका भी चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ध्यान देना है, मैं जान से यहाँ पे निगेटिव और निगेटिव लिखा था ताकि आपका ध्यान डेविएट ना हो एग्जाम में। यहाँ पे जीरो चार्ज होगा, यहाँ पे भी नो चार्ज, यहाँ पे नो चार्ज तो यहाँ पे भी नो चार्ज। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम दोस्तों खोज के बारे में पढ़ेंगे। खोज किसने की, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, फिर बात करेंगे प्रोटॉन की, फिर बात करेंगे न्यूट्रॉन की, और फिर बात करेंगे न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बता चुका हूं आपको, जे जे थॉमसन। हिंदी में सेम नाम है। जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, दोस्तों प्रोटॉन का खोज किया था चैडविक ने, जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किया था दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी,
प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और न्यूक्लियस का खोज किए थे रदरफोर्ड। इन चारों को आपको याद रखना है। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं। इथ पग नार नचनिया। इथ पग नार नचनिया। इथ पग नार नचनिया। इथ, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, थ से हो गया थॉमसन, प से हो गया प्रोटॉन, प से हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन, ग से हो गया गोल्डस्टीन, न से हो गया न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, र से हो गया रदरफोर्ड, न से हो गया न्यूट्रॉन, च से हो गया चैडविक। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इथ पग नार नचनिया। तो दोस्तों हमने एटम के बारे में पूरा पढ़ लिया, डिस्कवरी कैसे हुई, एटॉमिक मॉडल क्या क्या था, रदरफोर्ड का, थॉमसन का, मैक्सवेल का मॉडल मैंने आपको बताया, बोर का मॉडल बताया, नील्स बोर का मॉडल बताया, ऑर्बिट के बारे में पढ़े। अब हम दोस्तों इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया दोस्तों एटम के बारे में। एटम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है। एटम को 3 भाग में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये एटम हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर रोटेट करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार हम दोस्तों एटॉमिक साइज बोलते हैं, इसका मेजर हम करते हैं एंगस्ट्रम में। ठीक है। और न्यूक्लियस का आकार, जिसे हम नाभिक का आकार न्यूक्लियस साइज बोलते हैं, इसका मेजर हम करते हैं फर्मी में। एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने, नाभिक का रदरफोर्ड ने। इथ पग नार नचनिया, ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसी तरह न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आवेश 0 होता है। परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में कौन बताया था? जॉन डाल्टन ने। उन्होंने क्या बोला कि परमाणु को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, जो कि वो फंडामेंटल पार्ट था किसका? एटम का। तो एटम हमारा डिवाइड हो गया, तो डाल्टन का थ्योरी गलत हो गया। थॉमसन ने क्या बोला कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है और नेगेटिव चार्ज जो है उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। इन्होंने अपनी तुलना वाटरमेलन से की, तरबूज से की, इसीलिए इनके मॉडल को तरबूज मॉडल भी बोला गया। प्लम क्या बोला गया? वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया। इनका मॉडल क्यों फेल हो गया? ये नहीं बता पाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ कैसे रहेगा। ठीक है। उसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल, मतलब एक चादर लिया सोने का, उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फेंक दिया, तो कुछ अल्फा पार्टिकल आर पार हो गए। इसलिए उन्होंने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। कुछ में से, अधिकांश में से एक अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गया, जैसे था वैसे ही वापस आ गया,
तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मध्य भाग जो है वो ठोस है, इसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया। और न्यूक्लियस का खोज का श्रेय किसे जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है कुछ एंगल से डेविएट कर गए, तो यानी अल्फा पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज, और एटम के सेंटर में भी उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज डेविएट हो रहा है, यानी रिपेल हो रहा है। अभी निगेटिव चार्ज एटम के अंदर होता तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लेता, अटैक करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि एटम का आकार जो है वो वृत्ताकार है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गति करते हैं। लेकिन मैक्सवेल नामक एक साइंटिस्ट है, मैक्सवेल, उन्होंने क्या बताया कि जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे गति करती है तो वो एनर्जी का लॉस करती है, और एक ऐसा समय आता है जब उसका एनर्जी लॉस होकर जीरो हो जाता है और वह सेंटर में गिर जाती है। तो वैसा हाल ही इलेक्ट्रॉन और एटम के साथ होगा। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है तो एनर्जी का लॉस करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा और एटम समाप्त हो जाएगा, एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, तो मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के थ्योरी को काट दिया, गलत हो गया। नील्स बोर ने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम जो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है उसे उन्होंने कक्ष का नाम दे दिया, और बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने मूल कक्षा में रहेगा तो वो कोई एनर्जी का लॉस नहीं करता है, वह निरंतर क्या करेगा, चलते रहेगा। किसके कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा बल लगता है? तो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जों के बीच कैसा बल लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और उन्होंने उस सर्कुलर पाथ को क्या बोल दिया? ऑर्बिट का नाम दे दिया, कक्ष का नाम दिया, और बोला कि एटम के अंदर जो है विभिन्न तरह के कक्ष पाए जाते हैं। पहला कक्ष को उन्होंने के नाम दिया, दूसरा कक्ष को एम नाम दिया, तीसरा को एम, चौथा को एन, पांचवा कक्ष को ओ नाम दिया। ठीक है, और बोला कि एक कक्ष में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी का लॉस नहीं करेगा जब तक कि वह अपने मूल ऑर्बिट को छोड़ न दे। जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऑर्बिट को छोड़ेगा तो निम्न ऑर्बिट से, यानी निम्न एनर्जी से हाई ऑर्बिट की तरफ जाएगा, यानी के ऑर्बिट से एम ऑर्बिट की तरफ जाएगा, तो उसे एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा उस टाइम। और जब वो हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आएगा तो उसे एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, एनर्जी का उत्सर्जन होगा, लॉस होगा उस टाइम। ठीक है, ये थॉमसन ने बताया, नील्स बोर ने बताया था। ठीक है, ठीक है, ये नील्स बोर का वही मॉडल हो गया, ये नील्स बोर का मॉडल था। जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, यानी उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और क्या बोला? जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर नाभिक से दूर वाले कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करने के कारण ही नाभिक से दूर जा पाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर नाभिक के पास वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण होता है। ठीक है, ऊर्जा त्याग के कारण होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। पहली कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, दूसरी कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 × 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, पांचवी कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एएमयू परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, परमाणु किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इकाई उसके परमाणु द्रव्यमान का माप है, उसके परमाणु द्रव्यमान का क्या है? माप है। ठीक है,
जब हम कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से से उसका तुलना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्यू कहते हैं। जब किसी कण के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से से किया जाता है। क्या क्या कहने का मतलब हुआ दोस्तों, द्रव्यमान की तुलना, किसी कण के द्रव्यमान की तुलना कण के द्रव्यमान की तुलना किससे किया जाए, तुलना कार्बन के एक परमाणु के 12वें हिस्से परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से से की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, माने कोई भी कण है यदि उसका तुलना C12 ऑफ कार्बन से करेंगे, कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से करेंगे, जैसे एएमयू हम कैसे काउंट करते हैं आपको मैं बताता हूँ। ये कार्बन हो गया, कार्बन के अंदर 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गो प्रोटॉन होता है और 6 गो न्यूट्रॉन होता है, इसमें डाउट नहीं है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, तो 6 के लिए 6 से गुना कर देंगे। उसी तरह मास जो है प्रोटॉन का कितना होगा, तो 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। उसी तरह मास लेंगे न्यूट्रॉन का, कितना होगा 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए। इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों, इन सबको जोड़ देंगे तो कार्बन का एक परमाणु का कुल द्रव्यमान आ जाएगा, टोटल मास कार्बन का, टोटल मास ऑफ वन कार्बन। इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने पे आता है दोस्तों 20.8926 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इन सबको जोड़ने पे इतना आया। ठीक है, अब एक कार्बन का पूरा मास हो गया, कितना हो गया 20.08926 गुने 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कार्बन के 12वें हिस्सा, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, यही एएमयू के बराबर होता है। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा बराबर एएमयू होता है, एक एएमयू होता है तो 12वां हिस्सा क्या हो जाएगा 20.8926 गुने 10 के पावर -27 kg बटा में 12 डिवाइड कर देंगे। ये सॉल्व करने पे आएगा 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। 1 एएमयू बराबर इतना ही होता है, 1 एएमयू बराबर कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये हो गया 1 एएमयू का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों द्रव्यमान जो है दो टाइप का होता है, मास जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है, एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष।
निरपेक्ष को एब्सोल्यूट बोलते हैं और सापेक्ष को रिलेटिव बोलते हैं। रिलेटिव मास, रिलेटिव, ठीक है। तो दोस्तों निरपेक्ष द्रव्यमान वैसा द्रव्यमान होता है जो फिक्स होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट द्रव्यमान होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ केल्विन। कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है। लेकिन सापेक्ष द्रव्यमान किसी वस्तु का निकालना है तो सापेक्ष द्रव्यमान निकालने के लिए आपको उसके निरपेक्ष द्रव्यमान में amu से डिवाइड कर देंगे। यानी सापेक्ष द्रव्यमान निकालने के लिए उसका जो एब्सोल्यूट मास है उसमें क्या करेंगे, एक amu से डिवाइड कर देंगे। तो एक amu का वैल्यू कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और इसको सॉल्व करने पे दोस्तों आपको आएगा 0.00054। ये होता है निरपेक्ष सापेक्ष द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह आपसे प्रोटॉन का पूछेगा तो प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, या एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट मास निरपेक्ष द्रव्यमान। लेकिन आपसे सापेक्ष पूछेगा तो सापेक्ष के लिए क्या कीजिएगा आप 1.67 इंटू 10⁻⁻27 में 1 amu से डिवाइड कर देंगे और जब 1 amu से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.0072 अप्रोक्सीमेट, इतना ही आएगा। उसी तरह दोस्तों न्यूट्रॉन का निकालेंगे आप, न्यूट्रॉन का भी वही होगा, क्या होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या होता है निरपेक्ष द्रव्यमान। सापेक्ष निकालना है तो इसमें amu से डिवाइड कर देंगे और amu कितना आएगा, आ जाएगा 1.0086। ये होता है सापेक्ष द्रव्यमान। सापेक्ष द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो निरपेक्ष द्रव्यमान दिया है उसको हम amu से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एटम ए है तो इसका एटॉमिक नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए और लेफ्ट साइड में नीचे में जेड लिखते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है तो एल्युमिनियम का सिंबल देंगे और ऐसे लिख देंगे। जिंक का 30 होता है तो जिंक कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की उपस्थित संख्या, ठीक है। परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या जेड बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों चूंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या क्या होता है, सेम होता है। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, तभी ना एटम न्यूट्रल होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। न्यूट्रॉन का संख्या बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ लिया।